देखिए पीडीएफ दिखा सकते हो, पीडीएफ विजिबल है। देखिए आज हम पढ़ेंगे कुछ फिजिक्स का टर्म, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी कुछ है जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। हमको केमिस्ट्री में इन टर्म्स को बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज देखना है, डेफिनेशन देखना है, जो एग्जाम में हमको आता है क्वेश्चंस, वो डेफिनेशन फार्मूला और उस पर बेस एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी ये क्या चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हो उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Definition: these are those electrolytes which do not conduct electricity neither in their molten state nor in their aqueous solution। कहने का मतलब है कि ना ही ये पिघले हुए फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और ना ही ये अपने मोल्टेन स्टेट मतलब सॉरी एक्वस स्टेट, कहने मतलब अपने आयंस में ये इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। अगर हम देखें एग्जांपल, अगर देखना चाहें, देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है इथाइल ग्लाइकोल देन शुगर ग्लूकोज ग्लिसरीन, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं शुगर का कि शुगर क्या फर्क दिखाता है। जैसे हमको पता है कि अगर वाटर में हमने क्या किया, वाटर में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे शुगर के क्यूब्स डाल दें, ठीक है, शुगर के अगर हम क्यूब्स डालेंगे तो होता क्या है, ये जाके अंदर में घुलेगा, ठीक। तो घुलने का प्रोसेस कैसा है, तुमको पता है ये कि जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, ठीक। तो इस तरीके से वाटर का मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलता है। अभी शुगर जब इसके अंदर जा रहा है इस वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर में, तो शुगर अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता। जैसे मान लो मैं इसको लिखो C12H22O11, ठीक। तो ये मोल्टेन स्टेट में तो चला जाएगा, मतलब ये अंदर में जाके पिघल तो जाता है। तो पिघलने का प्रोसेस क्या है कि ये इसके जो आयंस है ये यहाँ पे ऐसे जाके फंस जाते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसा जाके बीच का जो एरिया है लिक्विड का वो उसको ऐसे ऑक्यूपाई करता है, ठीक। तो हमको क्या दिखता है कि चीनी पिघल तो गया, मतलब चीनी अपने मोल्टेन स्टेट में तो चला आया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मोल्टेन स्टेट, तो चीनी अपने मोल्टन स्टेट में चला आया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करता, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये कंडीशन को ये ऐसे जस्टिफाई करता है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा, जब इसका आयंस ब्रेक होना चाहिए। तो आयंस अगर हम चाहे तो ब्रेक कैसे कह सकते हैं कि सी जो है वो अपने आयंस में ऐसा चाहे ऐसा ब्रेक होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन जो है वो ऐसा ब्रेक होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन जो है वो ऐसा ब्रेक होना चाहिए। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो आयंस में इस तरीके से ब्रेक नहीं होते, इसके लिए हम इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल होगा वो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें हम डाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक compounds are non electrolyte, ठीक है। ये एग्जांपल हम यहाँ सॉरी डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है ये एक अवरोधक शक्ति होता है किसी भी मेटल का या किसी भी कंडक्टर का कह लीजिए, जिसके द्वारा, या यूँ कहे तो इंसुलेटर में भी होता है, इंसुलेटर के जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो अवरोधक शक्ति जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में दिक्कत होता हो, ठीक है, ये कम से कम होना चाहिए, और ये जितना ज्यादा कम होगा मेटल कंडक्टिविटी उतना अच्छा होगा। सुपर कंडक्टर्स में
सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है वो एकदम जीरो के आसपास होता है, इसीलिए उसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। आपको सॉलिड स्टेट में सुपर कंडक्टर पढ़ाए हैं, वहां मैंने ये लिखाया भी है ऑलरेडी कि सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके लिए लॉ दिया गया है। सबसे पहला है ओम्स लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज कर रहे हैं। तो इस जगह पे हम जो भी यूज करेंगे कंडक्टर और सॉल्यूशन के बीच का चीज यूज करेंगे। ठीक है, आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं आप वो ऐसा पढ़ते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो पढ़ा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री के टर्म में जब इसे पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे दो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे जो एनोड कैथोड होता है और जो सोल्यूशन होता है उसको लेके दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करना, आपको कोई फिजिक्स का थ्योरी इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल न्यूमेरिकल्स। Definition क्या है? The law states that the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, तो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना हम करंट सप्लाई करेंगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है उतना ही जनरेट होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ठीक है, या यूं कहिए तो उस मेटल कंडक्टर के लिए जो एज एनोड या एज कैथोड यूटिलाइज किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है? V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, और I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। यहाँ पे I हमारा करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और R हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। देन उसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर s टू द पावर -3 एंड a टू द पावर -2। s यहाँ पे सीमेंस के लिए यूज किया था। देखिए आपने कंपनी का नाम सुना है सीमेंस, SIEMENS। यहाँ जो s यूज किया जाता है वो सीमेंस के लिए यूज किया जाता है, उस कंपनी ने इसको इजाद किया था, इस वजह से उसके नाम पे दिया जाता है। ठीक है, देन r जो है वो ओम्स में होगा, v वोल्ट्स में एंड करंट इन एम्पियर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो भी हमारा सोल्यूशन और कंडक्टर लोग को लेके दिया जाता है कि क्या प्रॉपर्टी है। अगर हम जैसे सोल्यूशन और कंडक्टर तब यूटिलाइज करते हैं जब दोनों का डायमेंशन दिया जाए। सब अगर इस चीज को अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखना चाहे तो रेजिस्टिविटी का जो डेफिनेशन है वो कहता क्या है कि लेंथ, अगर इस कंडक्टर के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, वो अगर 1 सेंटीमीटर रखा जाए, तो एक लेंथ जो है वो अगर वो 1 सेंटीमीटर रखा जाए, मतलब देखो इस तरीके से अगर सेल्स को अरेंज किया जाए, एक हमारा एनोड होगा एक हमारा कैथोड होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर इसे 1 सेंटीमीटर रखा जाए, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे अगर हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपको कहीं बनाना नहीं होता है, बस डेफिनेशन और फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए, डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, फिगर मैंने आपके लिए बनाया है आपके याद करने के लिए या डेफिनेशन को समझने के लिए। Definition क्या है? Resistivity is defined as the resistance offered by the conductor of 1 centimeter length with area of cross section equal to 1 centimeter square. So R is in directly proportional to L
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटना चालू हो जाएगा। ठीक, देन यहाँ पे सिंबल है सिग्मा, सॉरी सिग्मा का, ये हमारा कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी के लिए दिया जाता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं इसे। और जो फॉर्मूला है हमारा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी अगर हम एक कांस्टेंट ले डेफिनेशन के हिसाब से चले तो रेजिस्टिविटी हमारा 1 होगा, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब हमारा L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हम माने डेफिनेशंस के हिसाब से, तो रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हमको देखने को मिलेगा। व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन इसका यूनिट है SI यूनिट इज ओम मीटर। ठीक, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर में लेते इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड देखते हैं वो सेंटीमीटर में डिफाइन किया जाता है। ठीक, क्योंकि मीटर में हम डिफाइन करेंगे तो 1 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से हमको लॉसेस काफी देखने को मिल सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये 1 सेंटीमीटर के लिए डेफिनेशन है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए डेफिनेशन है। तो जो यूनिट आएगा हमारा वो ओमेगा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन जो हमारा SI यूनिट है वो SI यूनिट हमारा ओम मीटर में होगा। ठीक है, तो SI यूनिट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ओम मीटर लिखेंगे, और अगर न्यूमेरिकल पूछे तो हम ओम सेंटीमीटर में से बना के खत्म करेंगे। देन नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब होता है कि करंट कितनी आसानी से आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कंडक्टर से पास कर रहा है, या यूं कहिए तो रेजिस्टेंस कितना कम से कम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा कंडक्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हमारा कंडक्टेंस कम होगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमारा जो G है ये G हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो R के। R बढ़ेगा तो G घटेगा, R घटेगा तो G बढ़ना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए। देन यूनिट इज पर ओम, या फिर इसको महो भी पढ़ते हैं, MHO। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सीमेंस। देखो यहाँ मैंने यूज किया है सीमेंस वर्ड S। ठीक है, 1S इज इक्वल टू 1 पर ओम। द नेक्स्ट डेफिनेशन है कंडक्टिविटी K और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सिंपल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी आता है, कंडक्टेंस के लिए कंडक्टिविटी आता है। सिंपल है फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाई A। ठीक है, यहाँ पे रो हमारा रेजिस्टिविटी है, देन R हमारा रेजिस्टेंस है, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A जो है ये है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी K एंड सेल कांस्टेंट G स्टार। अभी देखो सेल कांस्टेंट क्या है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है EMF। ठीक है, ये EMF हमने पढ़ा है अभी तक कि EMF को कैसे निकालते हैं, एनोड कैथोड कैसे यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो सेल कांस्टेंट है यहाँ पे, ये सेल कांस्टेंट हम EMF को ही कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू जब हम इसका यूज करते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा उसे अगर हम प्रैक्टिकली यूज करें तो उस कंडीशन में हम इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल containing a solution
whose conductivity is already known। अब देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेरे पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन यूज किया जाता है जिसका कंडक्टिविटी हमें पहले से पता हो। तो आपको एक बात बता दें कि जनरली जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हम लोग KCl यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। KCl का जो कंडक्टिविटी है ये हमको हर टेम्परेचर पे हमें पता होता है, ठीक है। और इस चीज को प्रैक्टिकली या लैब में या यूं कहिए तो इंडस्ट्री में KCl को प्रैक्टिकली ज्यादातर यूज करते हैं। और यहाँ जो मैंने लिखा है कि cell containing a solution whose conductivity is already known। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हमें ये KCl के लिए ही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं डाल सकता हूँ, एग्जांपल KCl। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं जिसका हमें कंडक्टिविटी पहले से पता हो, ठीक है। उसके बाद हम उससे सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के लेते हैं। Then L by A in electrochemical cell is known as cell constant। ये जो G स्टार है, G स्टार बराबर हो जाएगा L upon A, length of the conductor divided by area of cross section of the conductor, ठीक है। The unit is per सेंटीमीटर। तो लेंथ को अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमको देखने को क्या मिलेगा, सेंटीमीटर का पावर -1। तो इसका ये यूनिट होगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर टू द पावर -1। फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला, कंडक्टिविटी K is equals to cell constant G star divided by resistance R, ठीक है। देन और कंडक्टिविटी K is equals to कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट G स्टार। देखिए ये जो यहाँ पे R है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, G स्टार मल्टीप्लाइड बाय 1/R। और हमको पता है कि ये 1/R जो है ये मेरा कंडक्टेंस G है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये फॉर्मूला दे सकते हैं, कंडक्टिविटी इज K इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो हम देखेंगे। चलिए इस फॉर्मूला पहले नोट डाउन कीजिए, पूरा जो भी यहाँ फॉर्मूला में दिखा रखा है फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। चलिए इस नीचे वाले दो फॉर्मूला लिखिए। देखिए सिंपल टॉपिक्स है, आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है इसको, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करना है क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फिजिक्स के टर्म्स ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेशन आता है। कोई आपको रिसर्च नहीं करना है, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना बनाएंगे बहुत होगा। फॉर्मूला हो गया लिख के सबका,
सबका फार्मूला हो गया लिख के। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा है, तो आप सब जिसका जिसका बनते चले जाए आंसर को आप लिखते चले, चैट में लिखते चले जाइए ताकि मैं देख लूँ। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बोलिए, समझा दूंगा। अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जिनको भी नहीं आ रहा बताइए, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन, फिर बनाइएगा। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। देखो मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का ड्राइंग बना के दिखा दे रहा हूँ। G इज इक्वल्स टू 1/2, बाकी लोगों का G स्टार इज इक्वल्स टू 1/2, चल कांस्टेंट। बाकी लोगों का देखिए यहाँ पे G स्टार जो है ये हमारा निकल के आएगा L/A, ठीक है, L/A, तो 0.02 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये यहाँ पे हमको बन के जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है हमारा, G इज इक्वल्स टू 1/R। R हमारे पास दिया है 40 ओम्स, R है हमारे पास 40 ओम्स, तो इज इक्वल्स टू 1/40। ये एक दूसरा आंसर आ जाएगा। उसका कंडक्टिविटी के क्या है हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, G और G स्टार का मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे वैल्यू देगा। तो फटाफट ऐसे कैलकुलेट कीजिए और खत्म कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2, जिनका ए हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, सब एक जैसे ही हैं, सिंपल सिंपल है। थ्री का 1/80,
का ये हमको R दिया गया है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, क्या निकालना है हमें, G स्टार। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इतना, तो हमको K दे रखा है, ठीक है, निकल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन 2 में भी मैं लिख रहा हूँ, the resistance of 0.1 m solution of a salt AB is found to be इतना 2.5 into 10 to the power 3 ओम। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, हमको कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब के निकालना है। के का नाम देखिए, यहाँ पे जो के है ये हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट के नहीं है, ये हमारा ग्रीक वर्ड है जिसको हम कप्पा कहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो के है कंडक्टिविटी, इसको हम कप्पा कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश का अल्फाबेट के नहीं है, इट इज द ग्रीक वर्ड नोन एज कप्पा। इफ द सेल कांस्टेंट हमको कितना दे रखा, 1.15 तो 10 to the power -1, मतलब G स्टार दे रखा है। कटप्पा नहीं, कप्पा, बाहुबली नहीं है। चलिए ठीक है, फटाफट खत्म कीजिए। फटाफट खत्म कीजिए। तो मैंने हिंट लिख रखा है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है, जल्दी लिख खत्म कीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है। हो गया दोनों क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन हो गया, बाकी दोनों 2 और 3। देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, सेकंड का 4.6, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक। अगर दो रेजिस्टेंस दिया हो तो एक डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने के लिए ये व्हीटस्टोन का ब्रिज यूज करते हैं, ठीक। तो एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है देखो ऊपर में, व्हाट इज द मेथड टू मेजर कंडक्टेंस यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो यही आता है, और करीब 5 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, आस्क फॉर 5 मार्क्स, ठीक। तो यहाँ मैंने जो भी लिखा है, जो फिगर बनाया है, एग्जैक्टली आपको यही लिखना है एग्जाम में फॉर्मूला के साथ। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऊपर का डेफिनेशन है, यूज्ड टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग 2 legs of a bridge circuit, one leg of which includes the unknown component। यहाँ पे एक अननोन कंपोनेंट है R2, ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये R1 जो है ये वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको रियोस्टेट भी आप कहते हैं। देन R3 R4 हमें पता होता है, ये दो रेजिस्टेंस हमें पता होता है, और इसके द्वारा हम R2 का वैल्यू निकाल के लेते हैं। तो यहाँ से इस जगह से यहाँ तक ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद यहाँ से लेके इसका वर्किंग है, तो
इसके दो लेग्स हैं R3 एंड R4। इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर यूज किया जाता है R1। यहाँ जो R1 है ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। देखिए R3 and R4 and a variable resistance R1 and the conductivity cell having unknown resistance R2. The Wheatstone bridge is fed by an oscillator O, ठीक है, a source of AC power in the audio frequency range 550 to 5000 cycles per second। यहाँ जो AC की जो पावर दी जाती है वो ये दी जाती है। देन P is a suitable detector, ठीक है, ये डिटेक्टर है रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए, हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक। And the bridge is balanced when no current passes through the detector. Under these conditions, a known resistance R2 is equals to R1 into R4 by R3, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है यूज करने के लिए। अभी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हूबहू आपको यही लिखना है, ठीक। इसमें आप फिजिक्स का कुछ भी नहीं घुसाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हालांकि कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको इतना ही लिखना है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक, फॉर्मूला नहीं फिगर है जो आपको बनाना होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है? देखो डाउट मेरे ख्याल से अगर होगा भी तो आपको इसका सारा जो डिटेल्स है फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक। फिर भी पूछ ले रहा हूँ, कोई डाउट है अभी तक में यहाँ तक? देखिए ये चैप्टर अभी बहुत बाकी नहीं है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स अब है नहीं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है। चैप्टर जब खत्म होगा तो एक टेस्ट वापस से लूंगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप पढ़ते रहिए। चलो ठीक, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।